हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडान। आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस होता है, या फिर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्या डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और क्या उन्हें कहते हैं। लेट अस सी। अगर आपने नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल देखा होगा, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन स्ट्रेन को हम ई एप्सिलॉन से दर्शा सकते हैं। और दिस इज अ स्ट्रेन, और जो सिग्मा है उससे हम स्ट्रेस को दर्शा रहे हैं। स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर नॉर्मल डक्टाइल मटेरियल देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, जिसमें कि एक पॉइंट तक, लेटेस्ट से यहाँ तक, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट हो गया। लेटेस्ट से दिस ए बी, यहाँ तक भी सी डी ई एफ एंड जी। ये डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा दिखता है फॉर अ नॉर्मल डक्टाइल मटेरियल। दिस इज फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। जो कि माइल्ड स्टील होता है वो एक डक्टाइल मटेरियल होता है। माइल्ड स्टील के लिए कर्व कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और कास्ट आयरन के लिए ये कर्व कुछ अलग दिखेगा। लेट्स से आप कास्ट आयरन के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं। कास्ट आयरन के लिए कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द स्ट्रेन और ये आता है स्ट्रेस। दिस इज फॉर कास्ट आयरन या फिर कोई भी ब्रिटल मटेरियल। दिस इज फॉर एनी ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट अस जस्ट इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। डिफरेंस जो मेन नोटिसेबल है वो है कि सी के बाद ये फ्रैक्चर हो जा रहा है जो ब्रिटल मटेरियल का है, लेकिन हमें हमारे जो डक्टाइल मटेरियल का कर्व है उसमें सी के बाद भी डिफॉर्मेशन दिख रहा है। जो स्ट्रेन है उसे आप डिफॉर्मेशन की तरह भी देख सकते हो कि स्ट्रेन होता है, क्या होता है कि डेल्टा एन बाय एल। ये डेल्टा एल इज़ नथिंग बट डिफॉर्मेशन। अगर आपका इनिशियल लेंथ था एल नॉट और अभी जो आपका लेंथ है वो है एल, जो कि हो सकता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ये जो आपका फाइनल लेंथ है जो इनिशियल लेंथ से बढ़ चुका है, दिस इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन आपका। अगर आप स्ट्रेन को डिफॉर्मेशन की तरह देखोगे, ये जो पॉइंट डी है उससे पॉइंट जी तक का डिफॉर्मेशन जो है वो हमें ब्रिटल मटेरियल्स में देखने को नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो डी तक का जो डिफॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक जोन बोल देते हैं जो ये जोन है। और जो डी टू जी का जो डिफॉर्मेशन है या फिर जो स्ट्रेन है उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का बेसिकली मतलब ये है कि ये जो डिफॉर्मेशन है डी के बाद, डी हम यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। अगर आप सारे पॉइंट्स की नेमिंग करना चाहो, डिफॉर्मेशन तो आप समझे। ए इज़ द पॉइंट जहाँ से हम लोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो है। बी इज़ द पॉइंट जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी आप हुक्स लॉ अगर आप जानते हो। ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद या ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप हुक्स लॉ को जानते हो, जो कि होता है यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इससे आप देख सकते हो कि अगर आप इसे, जो स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस में है और जो स्ट्रेन है वो एक्स एक्सिस में है, तो वाई इज इक्वल टू ई एक्स कुछ आएगा, जो कि आता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट बी तक फॉलो कर रही है हुक्स लॉ, जो कि होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। ये जो हुक्स लॉ है ये फॉलो करता है पॉइंट बी तक, जहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। बी को हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जहाँ तक मटेरियल फॉलो करेगा हुक्स लॉ। उसके बाद आता है सी। पॉइंट सी को हम बोल देते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि अगर आप मटेरियल को कुछ लोड करते हो, लेटेस्ट से आपने कुछ स्ट्रेन रेट से मटेरियल को लोड किया और डिफॉर्मेशन हो गया 2-3 mm,
और अगर आपने स्ट्रेन रिमूव कर दिया, जो भी आपका डिफॉर्म लोडिंग था वो रिमूव कर दिया, तो वो मटेरियल अपने आप जो इनिशियल स्टेट था या जो इनिशियल लेंथ था उस पर वापस चला जाएगा। सो ये दिस इज इलास्टिक लोडिंग। अगर आप कभी रबर को स्ट्रेच करते हो और छोड़ देते हो तो वो इनिशियल स्टेट पे चला जाता है। सो पॉइंट सी तक वैसा होगा कि पॉइंट सी तक जो मटेरियल है अगर लोडिंग रिमूव करेगा तो वो स्टार्टिंग में ये पे चला जाएगा। लेट से मैंने बी तक कुछ लोड किया और मैंने लोड निकाल लिया, सो मटेरियल अपने ए पोजीशन पे जो इनिशियल उसका स्टेट था वहाँ तक पहुँच जाएगा, जहाँ पे स्ट्रेन होगा जीरो और स्ट्रेस हमने जीरो कर दिया था क्योंकि लोडिंग हमने निकाल दी थी। सो ए पे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट सी के आपने बाद लोडिंग आप कर रहे हो तो ये एक पॉइंट आता है जो कि आता है डी, विच इज़ द यील्ड पॉइंट। हम इसे यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं। सो यील्ड पॉइंट का सिंपली मतलब ये है कि इसके बाद से, सो यील्ड पॉइंट के बाद से इलास्टिक डिफॉर्मेशन बंद हो जाता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इलास्टिक टू प्लास्टिक ट्रांजिशन जो होता है वो यील्ड पॉइंट पे होता है। सो यील्ड पॉइंट के बाद आपको दिखेगा कि डिफॉर्मेशन जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अगर आप अभी लोड आपका रिमूव करते हो, सो जो मटेरियल है वो इनिशियल स्टेट पे नहीं जाएगा, जो डिफॉर्मेशन उसका है वो रहेगा क्योंकि वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो कि रहेगा मटेरियल में अगर आप लोड रिमूव करते हो तो भी। सो उसके बाद आता है पॉइंट ई जो कि डिप होता है जहाँ पे स्ट्रेस का, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और जो एफ पॉइंट है उसे आप कहते हो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस जो भी, या स्ट्रेस जो भी आप बोलना चाहो, सो एस टी आर स्ट्रेस। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस है वो होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका रीच हुआ है किसी भी टेंसाइल टेस्ट में। सो अगर आप देख रहे हो स्ट्रेस डायग्राम में कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, एफ जो है वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि पूरे लोडिंग कंडीशन में आ रहा है। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज ऑकरिंग इन द टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ डक्टाइल स्पेसिमेन। सो उसके बाद आता है जी। सो पॉइंट जी जो है वो होता है फ्रैक्चर पॉइंट, या मटेरियल यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्चर। सो अगर आप देख रहे हो कि जो एफ टू जी है वहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रीजन एफ टू जी है उसे कहते हैं नेकिंग रीजन। सो जो एफ टू जी होगा इसे हम बोलेंगे नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है जो स्पेसिमेन का, और इवेंचुअली कम कम होते होते वो फ्रैक्चर हो जाता है पॉइंट जी पे। सो एरिया कम होने की वजह से स्ट्रेस जो है, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सो जो एरिया है अगर आपका कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये इसे कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसमें हम जो एरिया है वो इनिशियल एरिया लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में था स्पेसिमेन का, लेटेस्ट से ए नॉट था। सो एरिया लेकिन चेंज होता रहता है पूरे टोटल स्पेसिमेन का। जब से जैसे हम लोडिंग बढ़ाते जाएंगे डिफॉर्मेशन प्लास्टिक हो जाएगा, एरिया कम कम होता जाएगा। जैसे एफ के बाद एरिया कम होगा नेकिंग रीजन में, एरिया कम कम होता जाएगा, एट जी वो फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन जब हम स्ट्रेस निकालते हैं, जो कि ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन ए नॉट ही, जो कि इनिशियल एरिया है। सो इसी वजह से जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा दिखता है कम स्ट्रेस में भी। अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की ना देखें और हम बोले कि इसका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ ऐसा होता है। सो जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो उसका जो स्ट्रेस है वो जो अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज़्यादा आता है, क्योंकि नेकिंग की वजह से एरिया कम कम हो जाता है और जो स्ट्रेस है वो होता है नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सो एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ना चाहिए। सो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वो एरिया बढ़ेगा, जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस से। बट ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है मोस्टली हम जो फॉलो करते हैं वो ए नॉट से करते हैं, जो इनिशियल एरिया होता है। इस वजह से ये आपको दिख रहा होगा कि जी है जो एफ से कम है, जहाँ पे वो फ्रैक्चर हो रहा है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है। सो ये एक कंसेप्ट था। सो एफ टू जी इज द नेकिंग रीजन। अगर आपको देखना है कि जो मटेरियल आप टेस्ट कर रहे हो वो डक्टाइल है कि ब्रिटल है, सो आप कैसे देखोगे? सो जो स्ट्रेन है अगर आप देखोगे फ्रैक्चर पे जो स्ट्रेन आता है उसकी वैल्यू अगर 0.05 से कम है सो वो हो जाता है ब्रिटल मटेरियल, और अगर उसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है सो वो हो जाता है डक्टाइल मटेरियल। सो 0.05 क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन एट फेलियर अगर 5% से ज़्यादा है
विच इज़ नथिंग बट 0.05 स्ट्रेन की टर्म्स में देखेंगे तो आप। सो अगर इलोंगेशन एट फेलियर या डिफॉर्मेशन एट फेलियर 5% से ज़्यादा है, सो उसका मतलब वो है कि ये डक्टाइल मटेरियल है, और अगर 5% से कम है तो वो है ब्रिटल मटेरियल है। सो यप, अगर आप ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस एंड कर्व देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन है ही नहीं। सो यहाँ पे बी तक है इलास्टिक लिमिट, जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हम बोल रहे हैं। सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। जो इलास्टिक रीजन जो कि बहुत छोटा होता है, और उसके बाद सीधा फेलियर हो जाता है, जो कि पॉइंट सी पे आएगा, जो कि फेलियर पॉइंट आएगा। यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन बहुत छोटा है या फिर ये बहुत लिमिटेड है। सो जो स्ट्रेन है एट फेलियर होगा वो 0.05 से कम होगा। दैट इज वाई जो कास्ट आयरन है उसे हम ब्रिटल मटेरियल भी बोल देते हैं। इसमें एक और बात समझने लायक है, जो कि है कि एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व जैसे हमें पता है कि अगर इस कर्व में देखोगे, यील्ड जो स्ट्रेस है उसके पहले का जो एरिया है, लेट अस से ये वाला एरिया। सो ये जो एरिया है उसे हम बोल देते हैं रेजिलियंस। जो जितना भी एरिया अंडर द कर्व है अंटिल द यील्ड स्ट्रेस, उसे हम बोल देते हैं रेजिलियंस। सो ये जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे रेजिलियंस। और जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है अंटिल फ्रैक्चर, सो ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है उसके अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, जो कि आएगा टोटल एरिया जो कि कर्व के अंडर है। सो ये एरिया प्लस जो रेजिलियंस का एरिया है, उस टोटल एरिया को हम बोल देते हैं टफनेस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो डक्टाइल मटेरियल का वो बहुत ज़्यादा है, और जो ब्रिटल मटेरियल का वो बहुत कम आएगा। सो इसलिए हम बोल देते हैं कि टफनेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज मोर देन टफनेस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कम है। एक तरह से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज़ नथिंग बट एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल। सो अगर आप किसी मटेरियल की टफनेस ज़्यादा है, इसका मतलब उसका जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। कई बुक्स में आपको दिख सकता है कि जो सी और डी पॉइंट है उसे आप क्लब कर देते हैं, जो कि सही भी है। सो बेसिकली जो हमारी इलास्टिक लिमिट है और जो ईल्ड जो स्ट्रेस है, सो ईल्ड पॉइंट को ही हम कभी कभी बोल देते हैं कि यही हमारी इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसके पहले था इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है। सो दोनों भी सही है। अगर आप अलग से लिखते हैं या फिर क्लब करके लिखते हैं, दोनों सही है। तो मोर डिटेल्ड इज कि आप अलग से लिखो, लेकिन अगर आप क्लब करके लिखते हैं तो वो भी सही है। सो या दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। थैंक यू।